नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए और इस दौरान उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जमकर जुबानी हमला किया। और इसी के बाद पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर बुधवार को ब्रजेश पाठक ने शायराना अंदाज में सपा प्रमुख पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने शायराना अंदाज में सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि नफरत की एक बूंद ही माहौल बदनुमा कर गई। जहां से आया है ये झूठ और फरेब का जहर, वो दरिया कैसा होगा। उन्होंने आगे कहा कि इन्होंने किसी अस्पताल का चित्र लगाया था, लेकिन जब मैंने तत्काल वहां का चित्र मंगाया तो पता चला कि सपा सरकार को वक्त का चित्र लगाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये भी सक्रिय रहते हैं और हमारा भी दायित्व है इनकी बातों का जवाब दे। इन्होंने चित्र लगाया था किसी हॉस्पिटल का, लेकिन जब वर्तमान चित्र हमने तत्काल खींच करके मंगाया तो पता चला समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का चित्र लगाकर सोशल मीडिया पर गुमराह किया। हमने इनको जवाब देने का काम किया है। इसलिए अध्यक्ष जी, बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा, केवल 2 लाइनें कहना चाहता हूं। नफरत की एक बूंद ही माहौल बदनुमा कर गई। जहां से आया है ये झूठ और फरेब का जहर, वो दरिया कैसा होगा। बहुत बहुत और वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई की जा रही है। और आपको बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस केस में सुनने योग्य करार दिया था और इसी के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई थी। जिला अदालत का फैसला आने के बाद इस मामले में ये पहली सुनवाई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अदालत को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कोर्ट से उन्होंने इस मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद करने की मांग रखी थी। मुस्लिम पक्ष ने अदालत को अपने प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि अगर अदालत सुनवाई शुरू करती है तो ये तय किया जाए कि केस में किन पहलुओं पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही इसकी रूपरेखा भी तय की जाए और इन सभी मुद्दों के बीच वाराणसी की जिला अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। और माफिया मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट ने लखनऊ के एक तत्कालीन जेलर को धमकाने के मामले में 2 साल की सजा सुना दी है। दरअसल 22 साल पहले 3 अप्रैल 2000 को लखनऊ में आलमबाग कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था और अंसारी के खिलाफ जेलर एसएन द्विवेदी ने केस दर्ज कराया था। अब मुख्तार अंसारी को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। फतेहपुर से खबर है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया है। इस हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थरियाव थाना क्षेत्र के बिलंदा पूर्वी बाईपास की घटना बताई गई। और प्रयागराज से खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि कार में पेट्रोल भरते समय आग लगी है और प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पर कार में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल पेट्रोल पंप पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल डालने के समय आग लगी है। कार में पेट्रोल भरते समय आग लगी और इसी दौरान हड़कंप मच गया है। बाल बाल बचे हैं कार सवार, लेकिन कार पूरी तरह से जल चुकी है। प्रयागराज से मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप में आग फैल गई और दमकल विभाग ने मौके पर तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया है। प्रयागराज से खबर सामने आई है, जहां नारी बारी चौकी के पास भारत पेट्रोलियम की एक घटना है, जहां पर पेट्रोल पंप पर खड़ी एक कार में आग लग गई। कार में आग लगने की वजह से हड़कंप की स्थिति इस पेट्रोल पंप पर देखने को मिली और कार में पेट्रोल भरते समय आग लगने की यह घटना सामने आई है। आपको ये भी बता दें, गाड़ी में आग लगने के साथ ही बाल बाल बचे हैं कार सवार, जबकि कार बुरी तरह से जल गई और उसके बाद कार जो जली है, पेट्रोल पंप पर भी आग फैल गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग चुकी है। कार में पेट्रोल भरते समय यह हादसा हुआ, जब कार ने अचानक से आग पकड़ ली और इसके बाद
पेट्रोल पंप पर आग फैल गई है। हालांकि जो कार सवार थे उन्होंने अपनी जान बचा ली है। कार से वो बाहर निकल गए समय रहते ही, लेकिन कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बुरी तरह जल चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग पेट्रोल पंप पर मौजूद थे वो बाहर निकल आए हैं। वहां काफी दूर से खड़े होकर ये वीडियो बनाया गया जो कि अब तेजी से वायरल हुआ है। यहाँ आपको दिखा दें कि पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई है। नारीबारी चौकी के पास भारत पेट्रोल पंप की ये घटना है जहां पर अचानक से पेट्रोल भरते समय एक गाड़ी में आग लग गई। और रायबरेली शहर के बहुचर्चित डी फार्मा के छात्र आदित्य सिंह हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल मृतक आदित्य सिंह के पिता प्रदीप सिंह ने हत्या के आरोपी सदर विधानसभा से पूर्व सपा प्रत्याशी आरपी यादव समेत 14 लोगों के खिलाफ गवाहों को धमकाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। शहर कोतवाली में यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया और मृतक आदित्य सिंह के पिता ने बताया है कि उनके बेटे आदित्य प्रताप सिंह की हत्या 9 अक्टूबर 2019 को रतापुर चौराहे पर स्थित सोमू ढाबा में कर दी गई थी। इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आज हत्या आरोपी सपा प्रत्याशी आरपी यादव अपने साथियों के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित रायबरेली विकास प्राधिकरण के ऑफिस के सामने उन्हें रोका गया और कहा गया कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अदालत में गवाही न देना, अगर गवाही दोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब पीड़ित की तहरीर पर शहर कोतवाली में सपा नेता समेत 15 लोगों के खिलाफ गवाहों को धमकाने के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और इस पूरे प्रकरण की जांच जारी है। मामला फतेहपुर से है जहां जनपद देवमई विकासखंड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय से यह मामला सामने आया है। यहां जगदीशपुर में कायाकल्प के तहत टाइलीकरण करवाया गया था जो कि अब ध्वस्त हो गया है। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय में गंदे पानी की वजह से जलभराव है। शिक्षक समेत तमाम जो विद्यालय के बच्चे हैं बेहद परेशान हैं और विद्यालय में टाइलीकरण लगभग 1 साल पहले कराया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार इस टाइलीकरण में ब्लॉक के कर्मचारियों के द्वारा घोर लापरवाही करते हुए घटिया काम किया गया। इसकी वजह से टाइलीकरण उखड़ रहा है और आपको बताते चलें कि इस पूरे विद्यालय में जलभराव की स्थिति है जो तस्वीरों में साफ दिख रही है। विद्यालय में ठीक बगल में गंदा तालाब है और बारिश की वजह से उस तालाब का पानी स्कूल में भर गया है। विद्यालय में पानी आ जाता है और मिट्टी पुराई न होने के कारण विद्यालय में गंदे पानी का जलभराव रहता है। बारिश के चलते विद्यालय में कमरों के बाहर अधिक जलभराव और इसी कारण से बच्चों को इसी गंदे पानी से गुजरते हुए अपनी कक्षा में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि कितनों के घर और कई लोगों के शौचालय भी यहाँ पर जलभराव के कारण त्रस्त हैं। विद्यालय में बाउंड्री निर्माण की बात करें तो बाउंड्री तक नहीं करवाई गई, आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक ने सरकार के पोर्टल पर शिकायत भी की, अपनी मांग को उन्होंने पूरी करने की अपील की, लेकिन बताया जा रहा है कि कर्मचारी अभी भी इस पूरे वाकये से अनजान बैठे हैं। और अलीगढ़ की ओर रुख करेंगे जहां से खबर है कि थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से कॉलेज परिसर में छात्रों से भीख मांगे है। कुलपति के नाम छात्रों से भीख मांगने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी गंभीर आरोप लगाए। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में हर साल सीट बढ़ोतरी का प्रावधान है, लेकिन इस बार जिले के किसी भी विद्यालय में सीटों की बढ़ोतरी नहीं की गई। सीट न मिल पाने की वजह से छात्रों के करियर को काफी नुकसान हो रहा है, उनका करियर खराब हो रहा है। इसी के साथ साथ कुलपति पर आरोप लगाया गया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और निजी विद्यालयों को लाभ दिलाने के लिए सरकारी विद्यालयों में सीटों की बढ़ोतरी नहीं कर रहे। कहा यह भी गया है कुलपति पैसे के लिए निजी विद्यालयों को लाभ देना चाहता है, इसीलिए आज एबीवीपी के द्वारा छात्रों से भीख मांगकर कुलपति को पैसे बेचने के लिए पैसा इकट्ठे किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी अलीगढ़ महानगर द्वारा आज वार्ष्णेय कॉलेज में जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनका भ्रष्टाचार से पेट नहीं भर रहा है, जिसके एक छोटा सा अभियान के माध्यम से विद्यार्थी परिषद एक भीख के माध्यम से
उनको एक डीडी बनवाकर उनको एक भीख का एक छोटा सा सहयोग भेजेगी। जैसा कि पूर्व में विद्यार्थी परिषद 33% सीटों के लिए अपने मांगों के लिए बीसी ऑफिस गई थी। जिस तरीके का व्यवहार बीसी साहब का छात्रों के प्रति था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऐसे कुलपति का व्यवहार छात्रों के प्रति, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस जिस छात्रों से चलता है, उन छात्रों के ऊपर ही जिस प्रकार का जिस व्यवहार किया गया वो बहुत अनुचित है। विद्यार्थी परिषद की निंदा करती है और 33% सीट वृद्धि की मांग करती है। आप किस तरह की मांग लेके गए थे, क्या हुआ वहाँ? विद्यार्थी परिषद जैसे कि टीएस कॉलेज, वासने कॉलेज, टीकाराम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजों में गरीब छात्र, किसान परिवार से आने वाले छात्र होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में फीस नहीं दे पाते हैं इतनी। इसी माध्यम से 33% सीट की वृद्धि के लिए विद्यार्थी परिषद बीसी ऑफिस पर गई थी, जो कि आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज थे, तो वो आगरा विश्वविद्यालय हर बार सीट वृद्धि करती आई थी। राजा महेंद्र प्रताप इस बार नई यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी एक ज्ञापन के माध्यम से 33% सीट की वृद्धि के लिए हम गए थे। छात्रों के प्रति साफ इनकार कर दिया कि 33% सीट नहीं बढ़ेंगी। उनका एक ही उद्देश्य है कि प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा देना, प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पहुंचे, जो कि एक कमीशन के रूप में भी। रायबरेली में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर रायबरेली पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ अभियान की शुरुआत की। आज रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से इस अभियान की शुरुआत करते हुए ऑपरेशन गरुड़ अभियान के तहत मोटरसाइकिल चलाकर शहर कोतवाली क्षेत्र के कई स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान बाइक से फर्राटा भर रहे युवकों की तलाशी ली गई और इसके अलावा सड़क के किनारे खड़े हुए संदिग्ध लोगों को रोककर भी उनकी तलाशी ली गई है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने दरअसल जिले में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए उस पर अंकुश लगाने के लिए एक नए प्रयोग की शुरुआत की है। और आपको देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भारी पुलिस बल के साथ बाइक चलाकर खुद निकले हैं। जगह जगह संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा रही है और पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि अपराध को रोकने के लिए जिले की सभी सीमाओं पर बराबर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ये ऑपरेशन गरुड़ अभियान जिले में अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि इलाके में अपराध का ग्राफ नीचे लाया जा सके। देखिए, ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में चेकिंग का बहुत ही सघन एक माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा शाम को भी सारा फोर्स बाहर निकल करके अलग अलग स्थानों पे चेकिंग करता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने अंतर जनपदीय 15 पॉइंट हमने छांटे और हमारे 4 टोल प्लाजाज हैं। यहाँ पे राउंड द क्लॉक 24/7 चेकिंग चल रही है और ये चेकिंग रैंडम नहीं है, टारगेटेड चेकिंग है। किस तरह के प्रोफाइल के लोगों को चेक करना है ये उन चेकिंग टीम्स को बताया गया है, क्योंकि सारे लोगों को चेक करने में जो। कानपुर देहात से खबर है, जहां पुखराया कस्बे में महाराजा अग्रसेन महाराज की 5141वीं जयंती की शुरुआत की गई। स्वर्णिम वर्ष 50वीं के उपलक्ष्य में आज पुखराया कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ एसडीएम बुगनीपुर अजय कुमार राय, डॉक्टर केएन अग्रवाल, डॉक्टर जय गोयल, डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, शांति सोहन मित्तल ने फीता काट कर की। इसमें दूर दराज और आसपास के क्षेत्र से तमाम लोग पहुंचे। करीब 31 लोगों ने रक्तदान किया। इसमें 10 महिलाओं ने भी रक्तदान कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। रक्तदान शिविर में उप जिलाधिकारी ने रक्तदान भी किया है और उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन होते रहना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोगों को भटकना न पड़े रक्त के लिए। और जिलाधिकारी ने यह भी कहा, अग्रवाल सभा को कराया इससे आयोजित की जिस तरीके से रक्तदान शिविर किया गया है उसकी सराहना की गई है। और आपको बता दें कि तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे उन्होंने भी रक्तदान किया है। कार्यकर्ता अनुभव अग्रवाल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की जयंती को लेकर 26 सितंबर को दोपहर में भी अग्रसेन महाप्रसाद और फिर अग्रवाल सभा भवन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अग्रवाल सभा भवन से प्रारंभ होकर सराफा बाजार, बर्तन बाजार और तमाम जगहों से मुख्य मार्गों से होते हुए एक बार फिर से अग्रवाल सभा भवन तक आकर यात्रा समाप्त होगी। इसके बाद अग्रवाल सभा भवन में चित्र पूजन और आरती और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और बाद में वहां पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। मानवता के हित में, राष्ट्र हित में श्री अग्रवाल सभा पुखराया द्वारा एक महान रक्तदान शिविर का आयोजन सीएससी पुखराया में किया गया, जिसमें 32 लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की संख्या 10 रही।
22 पुरुष और 10 महिलाएं रहीं और एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। और चंदौली पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार के मोहानिया से हेरोइन की खेप बेचने के लिए गाजीपुर लेकर जाई जा रही थी और दोनों ही आरोपी मोहानिया कैमूर के बताए जा रहे हैं। हेरोइन को कस्बे से लेकर पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है। संयुक्त टीम को दीना थाना क्षेत्र के अमड़ा एरिया से ये बड़ी कामयाबी मिली है। टीम द्वारा और थाना दीना द्वारा जो हमारा अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत नारकोटिक्स के खिलाफ जो हमारा अभियान है उसमें 515 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग तस्करी करते थे हेरोइन की और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है कि आसपास किसको ये सप्लाई करते थे और माल कहाँ से लेके आते थे। और लगभग जो इसकी कीमत है इस हेरोइन की लगभग 50 लाख रुपए ये 515 ग्राम जो हेरोइन इसकी है। और इनके अलावा जो इनके साथी हैं उनकी भी पूछताछ की जा रही है। इन सभी के ऊपर, क्योंकि ये लोग नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं, इन सभी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से कब से ये लोग कर रहे हैं उसकी जो भी संपत्ति है। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से ही चर्चाओं में है और अब इस यात्रा की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि ये यात्रा आज कोची पहुंची और इस यात्रा के स्वागत के लिए कोची में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स में स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो लगाए गए हैं और इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों की एक तस्वीर सावरकर की भी थी। जब इस बात का पता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चला तो आनंद फानन में सावरकर की जगह पर महात्मा गांधी की फोटो चस्पा कर दी गई। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को कोची पहुंची है। यहाँ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और यात्रा के स्वागत के लिए लंबे लंबे बैनर भी लगाए गए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें लगाई गई। एक बैनर ऐसा भी था जहां गोविंद वल्लभ पंत और चंद्रशेखर आजाद की फोटो के बीच में विनायक दामोदर सावरकर की भी तस्वीर लगाई गई। जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेसियों को लगी तो तुरंत ही गांधी जी का एक पोस्टर मंगवाया गया और सावरकर की फोटो के ऊपर लगा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर बना हुआ है और उसके ऊपर महात्मा गांधी का जो फोटो है वो छपा हुआ एक पोस्टर अलग से चिपकाया जा रहा है। दरअसल सावरकर की फोटो के ऊपर ये पोस्टर लगाया गया और सोशल मीडिया पर अब इस फोटो और वीडियो का एक लिंक है जो वायरल हो रहा है। और इस मामले पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक सुरेश ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये बैनर प्रिंट किया है वो बीजेपी या फिर आरएसएस का रहा होगा और उसने जानबूझकर ये किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर पर सावरकर की फोटो लगाने के लिए कभी नहीं कहेंगे, हम इसकी जांच करेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया कि हमारे नेतृत्व में इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया गया है और स्थानीय नेता को सस्पेंड कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बताते चले। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। श्री भाई जी की जयंती में बतौर अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। करीब दोपहर 3 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचेंगे। और आपको बताते चलें कि एक मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद श्री भाई जी की जयंती में बतौर अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और 21 सितंबर वो दिन जब पूरे देश की आंखें नम हो गई। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव सबको रुलाकर चले गए। राजू श्रीवास्तव ने 42 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ी और उसके बाद उन्होंने आखिरकार आखिरी सांस ली है। उन्हें 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए दरअसल कार्डियक अरेस्ट आया था। कई दिनों तक उनका इलाज भी चला, पर इस सबके बीच सबके चहेते गजोदर भैया बच नहीं सके। आपको बताते चलें कि गुरुवार 22 सितंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट में राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया गया है। राजू के भाई ने मुखाग्नि दी और कॉमेडियन को उनके परिवार वालों ने नम आंखों के साथ विदा किया है। राजू का परिवार अब पूरी तरह से टूट चुका है
उनके लिए ये पल काफ़ी चुनौती वाला है और इस दुख की घड़ी में राजू की पत्नी, उनके बच्चे और बाकी परिवार मजबूती के साथ खड़े हैं। साथ ही आपको बता दें, तमाम जो फिल्मी जगत है उससे भी जो तमाम कलाकार हैं राजू श्रीवास्तव के जाने पर काफ़ी दुखद हैं, काफ़ी दुखी हैं। और इस बीच उनके सह कलाकारों ने राजू श्रीवास्तव के लिए क्या कुछ कहा, वो भी आप देखिए। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव, हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई, अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम, नमो शांति। राजू जी की सरलता जब उन्होंने करियर शुरू किया था जो थी, वही सरलता कायम रही। इतनी लोकप्रियता और एक इतना बड़ा पद, पावर सब प्राप्त कर लेने के बाद भी वही सरलता रही। ये बहुत कम होता है। लोगों को ये चीजें उनसे सीखनी चाहिए कि अपने प्रोफेशन में इंसान टॉप पे पहुंच जाए और उसके बाद सरकार की ओर से उसको एक पदवी दी जाए, सरकार की ओर से उसको एक ऐसा स्थान दिया जाए जो बहुत पावरफुल है। उसके बाद भी सरलता, ये बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों से यही कहूंगा, ये चीज सीखें, अपने को ऐसा बनाएं। इतने अच्छे व्यक्ति, इतने सरल व्यक्ति, मुझे बड़े भाई कहते थे हमेशा, मुझे जहां मिलते थे मेरे पैर छूते थे। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि वो वही पहले दिन वाले राजू श्रीवास्तव थे क्या। छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए थे, अब देखिए कहां पहुंच गए। आज ईश्वर ने उनको जल्दी बुला लिया, ये अच्छा नहीं किया। अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना था, लेकिन अब भगवान से ये प्रार्थना है कि जो सम्मान, जो प्रेम, जो प्रतिष्ठा, जो पावर इस लोक में दी ईश्वर ने, उस लोक में भी प्रदान करे, सबको हंसा रहे हों। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज़। विश्वास कैसे करें, आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। और अब खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि इलाहाबाद सिविल कोर्ट में हुए चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड में रायबरेली जिला जज अब्दुल शाहिद ने आज हत्या आरोपी दारोगा शैलेंद्र सिंह को दोषी ठहराया है। बता दें कि सजा के लिए बिंदुओं पर कल फैसला लिया जाएगा। और दरअसल आरोपी ने 11/0 दरअसल आपको बताते चलें कि न्यायालय परिसर में सीडीओ में नबी अहमद पुत्र शाहिद सिद्दीकी को दोपहर करीब 1:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। ओम शंकर, इस खबर पर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास, वो बताएं।
ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनको टेक्निकल एरर की वजह से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी की हत्या के आरोप में कल फैसला लिया जाएगा। ओम शंकर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हमारे संवाददाता। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर के बारे में, विस्तार से बताएं। जी हेलो जी, आवाज आ रही है अब तक? यहाँ जनपद का एक हत्याकांड 2015 को जो है अधिवक्ताओं के द्वारा झड़प होने पर दरोगा शैलेंद्र सिंह ने एक नबी अहमद गोली मार के हत्या करने के बाद अधिवक्ताओं गया, उसके बाद वही करके ले जाया गया, जहाँ उनको रायबरेली जिले में रखा गया और रायबरेली के सख्त न्यायालय में ही उनका मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। वहीं आज जिला साहिब जो है उनको हत्या मानते हुए आज आरोपी बनाया है। वहीं 120B के जो मुलजिम थे राशि सिद्दीकी, उनको बाइज्जत बरी किया है। सजा के बिंदु पर फैसला कल सुबह आएगा। जी, तो ओम शंकर, इस फैसले को लेकर जो पीड़ित पक्ष है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? वो किस संतुष्ट हैं क्या इस फैसले से? हाँ, इस फैसले के आने के पहले ही रायबरेली जिला सत्र न्यायालय को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था, चूंकि एक इलाहाबाद का एक अधिवक्ताओं से जुड़ा मामला, चूंकि तो सुबह से ही आज बहुत गहमा गहमी थी, लेकिन दरोगा शैलेंद्र सिंह को हत्या का आरोपी बनाते हुए उनको कस्टडी में लेने का आदेश दिया। और वही जो 120B के दूसरे मुलजिम थे राशि सिद्दीकी, तो तुरंत जो है उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जिला कारागार। तो ओम शंकर, जैसे कि कल फैसला सुनाया जाएगा तो उस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ परिस्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? हाँ, परिस्थिति हमसे बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा कड़ी हुई थी वहाँ पर, इस वजह से नहीं लिया गया। कल पर इनको सुबह से आया जाएगा तो फिर जिला जज ये देंगे कि इनको सजा के बिंदु पर फांसी या आजीवन कारावास क्या करते हैं, ये तो कल तय होगा। जी, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि शाहिद सिद्दीकी मामले में फैसला सुना दिया गया है और कल आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। और आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी की दोपहर करीब 1:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी को सजा मुकर्रर कर दी गई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।